साथियों, सुरेखागंज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में देखेंगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस कुछ, जो कि 14 अप्रैल आज का डेट है। ठीक है, तो हम कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन देख लेते हैं। आप फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और इस क्लास का लाभ उठा सके। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और कुछ कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 2035 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा चाइना और चौथा इंडिया। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है ब्रिटेन। ठीक है, यानी फीफा 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिटेन। ये जो है यूके ने आखिरी बार कब होस्ट किया था? तो 1966 में पुरुषों का सीनियर विश्व कप होस्ट किया था उसने 1966 में। उसके बाद ये पहली बार होगा जब यूके में महिलाओं का विश्व कप आयोजित होगा। ठीक है, और यह बोली यूईएफए महिला यूरो 2022 और महिला विश्व कप 2023 की सफलता के बाद आई है। फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, इनकी पुष्टि की है 2035 के टूर्नामेंट के लिए। हमको याद क्या रखना है? 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ब्रिटेन। और ये जो है पहली बार कोई महिला विश्व कप का आयोजन कर रहा है ब्रिटेन। और फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, इतना हमको याद रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस आईएसए की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? Who became the first African country to sign the country partnership framework of the International Solar Alliance? ठीक है, पहला ऑप्शन है मॉरिशस, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भूटान, चौथा क्यूबा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस के ने जो है वो पहली अफ्रीकी कंट्री बनी है जिसने की अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस आईएसए की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है। और ये अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस की स्थापना कब की गई थी? तो 2015 में की गई थी फ्रांस के सहयोग से। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जो कि एनसीआर में दिल्ली एनसीआर में आता है। और यह कोप 21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के पेरिस समझौते के दौरान ये इसकी घोषणा की गई थी। और यह संविधान आधारित अंतर सरकारी संगठन है। यह एक संधि आधारित संगठन है जिसमें कि विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। और इसका लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक सौर निवेश के लिए $1 यानी $1 ट्रिलियन को जुटाना। और वैश्विक स्तर पर चौथा समझौता है। यह चौथा समझौता क्या बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद है। ठीक है, यानी ये वैश्विक स्तर पर चौथे समझौते के रूप में मॉरिशस देश ने साइन किया है कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, जो कि अंतरराष्ट्रीय सौर अलायंस का है। और ये पहली अफ्रीकी कंट्री बनी है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से किस देश को 9,90,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? टू विच कंट्री हैज इंडिया प्रोवाइडेड असिस्टेंस ऑफ $9,90,000 थ्रू यूएन पार्टनरशिप यानी यूनाइटेड नेशन पार्टनरशिप के द्वारा? पहला ऑप्शन है सियरा लियोन, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा भूटान, चौथा क्यूबा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए यानी सियरा लियोन को भारत ने 9,90,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है ये संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से। ठीक है, और ये किस लिए दिया गया है? तो दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के लिए उद्देश्य से जो है सियरा लियोन को भारत ने ये ऐड प्रदान किया है। और सियरा लियोन विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता सक्षम करना इसका उद्देश्य है। इस पहल का नाम क्या है? तो सियरा लियोन में विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता सक्षम करना, जिसे भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष के तहत समर्थन प्राप्त है और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से लागू किया जा रहा है। और इसमें देखते भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष में
इसकी स्थापना कब की गई थी? जून 2017 में। स्थापना कब की गई थी? तो जून 2017 में भारत सरकार के द्वारा। और कुल प्रतिबद्धता कितनी है? 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और परियोजनाएं क्या क्या है? तो 65 देशों में 86 परियोजनाओं का समर्थन करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें याद रखना है कि भारत ने हाल ही में 9,90,000 अमेरिकी डॉलर का सहायता किसे दिया है? सिएरा लियोन के संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन से राज्य ने 24 से 27 अप्रैल 2025 के बीच समानांतर नीलगिरी तहर गणना आयोजित करने जा रहे हैं? विच स्टेट्स आर कंडक्टिंग द सिंक्रोनाइज्ड नीलगिरी तहर सेंसस फ्रॉम 24 टू 27 अप्रैल 2025? पहला ऑप्शन है केरल तमिलनाडु, दूसरा है केरल कर्नाटका, तीसरा है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु और तेलंगाना। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केरल एंड तमिलनाडु संयुक्त रूप से समानांतर नीलगिरी तहर गणना आयोजित करने जा रहे हैं, जो कि 24 से 27 अप्रैल 2025 के बीच किया जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है? तो यह एक संयुक्त अभियान है जो कि एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जो नीलगिरी तहर की सबसे ज्ञात आबादी घर है। यानी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो है ये नीलगिरी तहर की संख्या सबसे ज्यादा है। और इसके लिए इसकी 85वीं वर्षगांठ के ऊपर ये इस नीलगिरी तहर गणना को किया जा रहा है, जो कि नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी ज्ञात आबादी का घर है। नीलगिरी तहर पश्चिमी घाटों के संकटग्रस्त वल्नरेबल और स्थानीय एंडेमिक प्रजाति है। ठीक है, यानी पश्चिमी घाट का वल्नरेबल और एंडेमिक प्रजाति है। नीलगिरी तहर एक पर्वतीय यानी संकटग्रस्त यानी वल्नरेबल पर्वतीय खुरधारी प्रजाति है, यानी खुर होते हैं इसके पैरों में। और ये पश्चिमी घाट में केवल पश्चिमी घाट में पाई जाती है। और प्रमुख आवास कहाँ पे है? तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान मुन्नार के पास। ठीक है, इतना हमको याद रखना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड टर्बो यूपीआई प्लगइन टू रिवॉल्यूशनाइज डिजिटल पेमेंट्स? पहला ऑप्शन है रेजर पे, दूसरा भारत पे, तीसरा फोन पे, चौथा पेटीएम। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए रेजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है। और ये कब किया है? तो 9 अप्रैल 2025 को। और भीम वेगा प्लेटफॉर्म पर टर्बो प्लगइन का शुभारंभ किया इसने। और यह पहल जो है एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड यानी एनबीएसएल और एक्सिस बैंक के साथ मिलकर विकसित की गई है। अब इससे होगा क्या? तो यह इन ऐप भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे कि तृतीय पक्ष ऐप्स का रिडायरेक्शन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी इसको एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड और एक्सिस बैंक के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया है। और ये टर्बो यूपीआई प्लगइन रेजर पे के द्वारा लॉन्च किया गया, जिससे कि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा पेमेंट के लिए। और रेजर पे के सीईओ कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो हर्षिल माथुर। और एनबीएसएल यानी एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड के सीईओ कौन? एमडी एंड सीईओ कौन है? तो ललिता नटराज। ठीक है, हमको इतना याद रखना है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आईसीसीआर ने सांस्कृतिक कूटनीति के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया है? Where did the Indian Council of Cultural Relations (ICCR) celebrate 75 years of cultural diplomacy? पहला ऑप्शन है ढाका, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा थिम्पू यानी भूटान की राजधानी, चौथा काठमांडू नेपाल की राजधानी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए ढाका में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने अपने सांस्कृतिक कूटनीति के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी, विदेश मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के एक स्वायत्त संगठन के रूप में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूत करना, लोगों के बीच और शैक्षिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना। बांग्लादेश में आईसीसीआर की उपस्थिति क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे है? तो इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, जिसे कि 2011 में धन मंडी ढाका में स्थापित किया गया था। और भारत सांस्कृतिक केंद्र आईसीसी 2021 में गुलशन ढाका में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है,
और यहाँ पे लाई हरोबा कई सारे क्लासिक डांस जिसको कि परफॉर्म किया गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेल में होगी क्रिकेट की वापसी, यानी इन विच ओलंपिक स्पोर्ट विल क्रिकेट मेक अ कमबैक। पहला ऑप्शन है लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक्स, दूसरा है मिलान एंड कॉर्टिनो द एम्पेजो इटली 2026 ओलंपिक्स, तीसरा है फ्रेंच आल्प्स फ्रांस का 2030 ओलंपिक्स, उसके बाद है 2034 विंटर ओलंपिक्स और ये कहाँ पे होने वाला है, तो यूएसए में। ठीक है, अब बोल रहा है कि किस ओलंपिक खेल में क्रिकेट की वापसी होगी। ठीक है, यानी क्रिकेट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉस एंजल्स और 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हो रही है। और यह कितने वर्षों बाद, 128 वर्षों के बाद जो है क्रिकेट की वापसी हो रही है। इससे पहले यह केवल 1900 पेरिस खेलों में ही शामिल हुआ था, यानी 1900 इसमें जो पेरिस में खेल उसमें शामिल हुआ था। और जो ओलंपिक में क्रिकेट शामिल उसमें क्या क्या है क्रिकेट का प्रारूप, तो T20 फॉर्मेट होगा। ठीक है, जिसमें कि 6 टीम होंगे पुरुष और महिलाओं के। उसके बाद है कि 2028 ओलंपिक्स में लॉस एंजल्स के 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट के साथ और कौन कौन से खेल शामिल किए जाएंगे, तो ऑप्शन है बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल, दूसरा है फ्लैग फुटबॉल, तीसरा है लेग क्रॉस सिक्सेस और चौथा है स्क्वैश। यानी इन सारे खेलों को भी क्रिकेट के अलावा जो है शामिल किया जाएगा लॉस एंजल्स 2028 के ओलंपिक में। बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, क्रैश क्रॉस सिक्सेस और स्क्वैश और क्रिकेट, ये 5 ही जो टूर्नामेंट है जो कि क्रिकेट में सॉरी 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब के सफल परीक्षण किए। Who successfully tested the long-range glide bomb Gaurav LRGB from the Sukhoi 30 aircraft of the Indian Air Force between 8 and 10 अप्रैल 2025। पहला ऑप्शन है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तीसरा है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए डीआरडीओ ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का परीक्षण किया है। ठीक है, जो कि सफलतापूर्वक हो चुका है। और इसकी रेंज कितनी है, लगभग 100 किलोमीटर इसकी रेंज है गौरव की। और अब देखते हैं डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। और चेयरमैन कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत इसके चेयरमैन है। ठीक है, इतना हमको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस पोर्टल को स्कॉच अवार्ड मिला है। विच स्टेट्स पुलिस पोर्टल हैज रिसीव्ड द स्कॉच अवार्ड। तो पहला ऑप्शन है यूपी पुलिस पोर्टल, दूसरा है तमिलनाडु पुलिस पोर्टल, तीसरा है दिल्ली पुलिस पोर्टल, चौथा है बिहार पुलिस पोर्टल। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, यूपी पुलिस पोर्टल को हाल ही में स्कॉच अवार्ड मिला है। ये क्यों मिला है, तो कानून व्यवस्था में तकनीकी प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार की घोषणा 9 अप्रैल 2025 को किया गया था। अब देखते हैं कि इस पोर्टल का जो उपलब्धि क्या क्या है। तो पोर्टल की निगरानी से लगभग 85,000 से अधिक दोष यानी कन्विक्शन प्राप्त किया गया। 5 साल से अधिक पुराने 40,000 अधिक मामलों का सफल समाधान किया गया। न्यायिक निगरानी को सशक्त कर त्वरित और निष्पक्ष न्याय को बढ़ावा दिया गया। कानून व्यवस्था और शासन में जन विश्वास को सुदृढ़ किया गया। ये सब इसकी उपलब्धि है। इसके लिए जो है पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में यूपी पुलिस पोर्टल को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में किसका स्टैचू लगेगा। Whose statue will be installed in Scenes in the Square in London?
पहला ऑप्शन है शाहरुख काजोल, दूसरा है शाहरुख रानी, तीसरा सलमान काजोल, चौथा सलमान रानी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शाहरुख काजोल एंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये क्यों इसको ऐसा इनकी स्टेचू लगा जाएगी तो हम थोड़ा देख लेते हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये मूवी है। ठीक है, इस मूवी को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक नया पहचान मिला है। अब इसे लिसेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म बन जाएगी ये। ठीक है, यानी पहली भारतीय फिल्म है जिसके एक्टर्स के स्टैचू लिसेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित किया जाएगा। और यह प्रतिमा है डीडीएलजे उस प्रतिष्ठित दृश्य को दर्शाती जहां राज यानी शाहरुख खान व्यू सिनेमा के बाहर खड़ा होता है और सिमरन यानी ओडियन लिसेस्टर स्क्वायर के सामने से गुजरती है। इस सीन को यहाँ पे उकेरा जाएगा जो कि लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित किया जाएगा। और यह फिल्म जो है डीडीएलजे की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगा जो कि 1995 में रिलीज की गई थी। और इसके निर्देशक कौन है? तो आदित्य चोपड़ा। ठीक है, और ये उनकी पहली फिल्म थी जो कि इतने बड़े स्तर पे फेमस हुआ है। ठीक है, और इसकी 30वीं वर्षगांठ पे 1995 में शाहरुख काजोल की प्रतिमा लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम धामी ने उत्तराखंड में जल संरक्षण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय सीएम धामी फॉर वाटर कंजर्वेशन इन उत्तराखंड? पहला ऑप्शन है भागीरथी ऐप, दूसरा है गंगा ऐप, तीसरा प्रयाग ऐप, चौथा धामी ऐप। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए यानी भागीरथी ऐप। ठीक है, यानी उत्तराखंड सरकार के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण के लिए भागीरथी ऐप लॉन्च किया है जो कि 2025 के अंतर्गत भागीरथी लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण को बढ़ावा देना। और इसकी थीम क्या है? धारा मेरी, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, धारा मेरी, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। और इस ऐप के माध्यम से जो क्या है आम नागरिक जो है अपने क्षेत्र में संकटग्रस्त जल स्रोतों जैसे नौले, धाराएं और वर्षा से पोषित नदियों की जानकारी सरकार को दे सकेंगे। यानी कि ये इस ऐप के माध्यम से सरकार जो है एक सामूहिक जिम्मेदारी सेट करना चाहती ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके और लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक आई हो। आपको क्लास अच्छी लगी हो और क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।